नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही विशेष प्रोग्राम में। आप सभी को, संपूर्ण राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की अनेकों नेक शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष पेशकश की शुरुआत करते हैं। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के विजन को देश और दुनिया के सामने रखा। 98 मिनटों के भाषण में पीएम मोदी ने उन तमाम मुद्दों को स्पर्श किया जो देश में विकास यात्रा में अहम मुद्दों और चुनौतियों के रूप में नजर आते हैं। आर्थिक सुधारों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए राजनीतिक शुचिता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए युवा शक्ति का आह्वान किया है। इस कार्यक्रम में हम उन योजनाओं को आप तक पहुंचाएंगे जो लाल किले की प्राचीर से ही निकली और आज जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष विकसित भारत @2047। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के अपने विजन को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने बार बार अपने भाषण में इस विश्वास का जिक्र किया कि अगर 40 करोड़ भारतीय सालों की गुलामी को हटा सकते हैं तो 140 करोड़ भारतीय मिलकर समृद्ध भारत का सपना भी साकार कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर सुधारों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में डिजाइन इन इंडिया का आह्वान किया और देश के 3 लाख प्रशासनिक इकाइयों से इस साल सुधारों के कम से कम 2 कार्यक्रम लागू करने की अपील की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर, सपना साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर आर्थिक समृद्धि के सपने को देश की आजादी के महापर्व के साथ जोड़ते हुए अपने विजन को देश और दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए कुछ नए ऐलान भी किए तो विकसित भारत की राह में चुनौतियों का भी जिक्र किया। साथ ही जिक्र किया उन सुझावों का जो देश को विकसित बनाने के लिए देश की जनता ने खुद अपने प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। भारत दुनिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नए हब के रूप में उभर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पूरी क्षमता है। भारत के सीईओज पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1 करोड़ महिलाएं अब लखपति बन चुकी हैं। फिनटेक की सफलता से पूरी दुनिया भारत से सीखना समझना चाहती है। भारत दुनिया के लिए भारतीय परंपराओं पर आधारित गेमिंग इंडस्ट्री पर काम कर सकता है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली है। साथ ही स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए बजट में नए फंड की घोषणा की गई है। हर सेक्टर में इंडस्ट्री 4.0 के मुताबिक स्किलिंग पर फोकस किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट निर्यात के लिए नए अवसर खोलने जा रहा है और भारत दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फूड बास्केट बनने की क्षमता रखता है।
देश को विकसित बनाने के लिए पीएम मोदी ने सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि हर दिशा में सुधारों की वकालत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सुधारों की राह केवल वाहवाही के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम की नीति पर आधारित है। पीएम मोदी हर साल अपने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में नए मिशन का ऐलान करते हैं। इस साल उन्होंने डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉर वर्ल्ड का नया मंत्र दिया। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने देश में बैंकिंग व्यवस्था में सुधारों का जिक्र किया और कहा कि हर वर्ग तक विकास के लाभ को पहुंचाने में मदद मिली। विकसित भारत की पहली पीढ़ी के लिए पोषण पर फोकस करते हुए पीएम मोदी ने कृषि व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर भी बल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का ये स्वर्णिम अवसर है और राज्यों के बीच इस मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा का माहौल होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के सपने के लिए देश में गवर्नेंस रिफॉर्म और डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा। कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत को दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनाने में आर्थिक नीतियों की अहम भूमिका रही और यही संकल्प विकसित भारत के निर्माण के प्रति विश्वास को और भी मजबूती प्रदान करता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऐलान किए वो सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि लगातार कई सालों से देश की जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करते रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि 2014 से लेकर के लगातार और कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिनका ऐलान लाल किले की प्राचीर से किया गया है। 2014 में अगर हम देखें तो जनधन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये 4 नए मिशन देश के सामने रखे जिन्होंने आज की तारीख में देश की जो आर्थिक नीतियां हैं या फिर जो ढांचा है गवर्नेंस का उसको पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। आपको याद होगा स्वच्छता का भी जिक्र इन्होंने लाल किले की प्राचीर से ही किया था। अगर आप जनधन योजना देखें तो 53 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं। 2015 में देखें तो स्टार्टअप इंडिया और 18,000 गांवों तक जो बिजली नहीं पहुंची थी उसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया कि एक तय वक्त में हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए और वो काम पूरा किया गया। तो मिशन मोड का ऐलान और उस पर कार्यान्वयन ये बहुत बड़ा फोकस रहा है। 2016 में जीएसटी लाने का वायदा किया और जीएसटी 2017 में लागू कर दिया गया। जो घोषणाएं लाल किले की प्राचीर से की जाती हैं उनको बहुत ही संजीदा तरीके से जमीन पे उतारने की कोशिश होती है। 2017 में टीम इंडिया के लिए न्यू इंडिया, ये जो नया नारा था आपको याद होगा कि कैसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भरोसा करते हुए राज्यों के बीच में, जिसका जिक्र इस साल भी प्रधानमंत्री ने किया है कि राज्यों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाना होगा। 2018 में चलते हैं। 2018 में उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल और इंश्योरेंस फॉर ऑल, जिसकी बुनियाद पर आज देखिए तो आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी स्कीम पूरी दुनिया की चलाई जा रही है वो नजर आती है। तो लाल किले से प्रधानमंत्री ने हेल्थ फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल का नारा दिया 2018 में। 2019 में एक कदम आगे बढ़ते हुए जल जीवन मिशन और भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो मुहिम है उसकी शुरुआत हुई और उसके लिए नीतियां बनाने का काम शुरू किया गया। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अभी देखिए हम तो $4.25 ट्रिलियन के आसपास नजर आ रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। 2020 में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, कोविड के दौरान लगातार कैसे हम आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करें, मेक इन इंडिया के तहत पीएलआई योजना को लेकर के आई सरकार और लगातार देश में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको बल दिया गया। 2021 की हम बात करें तो 2021 में पीएलआई योजना के जरिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के जरिए 13 नए क्षेत्रों में देश में ही सामान बनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया और जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सपोर्ट हम कर पाए और उसका असर ये हुआ कि आप मोबाइल की बात करें तो आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक आज भारत बन चुका है। तो जमीन पर स्तर और इस बार अगर आप देखें तो 2022 में अमृतकाल के लिए जो पंचप्रण है उनका आपने जरूर आपको ध्यान आया होगा कि लाल किले की प्राचीर से ही उन्होंने संपूर्ण देश को ये शपथ दिलाई कि कैसे हमें जो गुलामी की मानसिकता है वैसे उसको आगे बढ़ना है और वहीं पर उन्होंने जिक्र किया था कि देश को विकसित भारत बनाना है।
यानी 2022 में जो शुरुआत हुई थी 2047 तक विकसित भारत बनाने की, उसकी जो बुनियाद है 2022 से चलते चलते अब हम 2024 में पहुंच चुके हैं। 2023 की बात करें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऐलान लाल किले की प्राचीर से किया गया था और यशोभूमि में उसको दुनिया के सामने, देश के सामने रखा गया। स्किलिंग के लिए एक बहुत बड़ी योजना। और 2024 जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, डिजाइन इन इंडिया और डिजाइन फॉरवर्ड, और साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग मिशन। ईज ऑफ लिविंग मिशन को लेकर के जो ऐलान किए गए हैं उसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और 100% सैचुरेशन की बात लगातार जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं उस पर अब आपको आने वाले दिनों में फोकस दिखाई देगा। छोटा सा ब्रेक के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया पर वो कौन से बड़े फोकस हैं जो भारत की दशा और दिशा तय करते हुए नजर आएंगे, उस पर आपको ले चलेंगे। बने रहिए हमारे इस खास प्रोग्राम के साथ। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नीमाजेन तिगुना ताकतवर व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो फसलों को खाने और चबाने वाले सभी कीटों का सफाया कर फसलों की उपज में वृद्धि करता है। नीमाजेन को मक्का, सोयाबीन, धान, गन्ना, कपास, दालों और फलों और सब्जियों की फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीमाजेन आपका विश्वसनीय साथी। आज ही लाएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आजादी वो एहसास है जिसके कई रूप हैं, जिसमें उम्मीदों से भरे सपने हैं। कुछ है ख्वाब आगे बढ़ जाने के, एक चाह भी है कुछ कर दिखाने की। भरपूर है जुनून अपनी जीत का, साथ है भरोसा एक सुनहरे कल का। तो चलो मनाएं आजादी के रंग कैनरा बैंक के संग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं विकसित भारत 2047। अब हम बात करेंगे आर्थिक सुधारों की। सुधारों की प्रक्रिया अनवरत होती है, लगातार चलती है। समय के अनुसार सुधारों का स्वरूप भी बदलता है और भविष्य के मद्देनजर जो फैसले वर्तमान में लिए जाते हैं वही देश के विकास की दिशा और दशा तय करते हैं। आइए अब देखते हैं कि बीते 10 सालों में आर्थिक मोर्चे पर वो कौन से बड़े सुधार के कार्यक्रम रहे जिसने विकसित भारत की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत किया। जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा, और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगले 5 साल आखिर क्यों भारत की तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं? दरअसल भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अगले 5 सालों का प्रदर्शन सबसे अहम होने जा रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। विकास के मामले में भारत ने चीन को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। लगातार 3 सालों से भारत की औसतन विकास दर 8% से ज्यादा रही है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 8% की विकास दर दुनिया को चौंका रही है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया उम्मीदों भरी निगाहों और आत्मविश्वास से भरी मजबूत बुनियाद के रूप में देखती है।
भारत ने विकास दर के मामले में कई रेटिंग एजेंसियों के अनुमान को गलत साबित किया। बीते 3 सालों में भारत की विकास दर में 20% का उछाल देखा गया है। दुनिया के औसत विकास दर की रफ्तार 3.2% रही और भारत की 8.2%। बढ़ते विकास दर के बीच पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 16% है। साथ ही भारत ने पूरी दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल भी दिया है। दरअसल 2014 में जब पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने सत्ता संभाली तो आर्थिक मोर्चे पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बैंकों और कॉरपोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट पर काफी दबाव था। कई मोर्चों पर घोटालों की खबरों के बीच निवेशकों का रुझान सकारात्मक बिल्कुल नहीं था। And look at what has happened in 10 years. The country has moved from a fragile 5 economy left behind by Mr. Chidambaram to a top 5 economy in the world. And in the next 3.5 years, Prime Minister Modi will take this country to the 3rd position in world GDP rankings. A country that has taken 25 crore people out of multidimensional poverty in 10 years under Prime Minister Narendra Modi. 140 crore Indians today are empowered, are confident of making India a developed nation by 2047. अब एक नजर डालते हैं कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर कौन से बड़े कदम उठाए जिसका सकारात्मक असर विकास दर पर दिखाई दिया। कोविड महामारी के दौरान भारत ने समझबूझकर आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया। सरकार का सबसे बड़ा फोकस रहा बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने पर। डिजिटल इंडिया के प्रयोग से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक सुधारों के कई बड़े कदम उठाए गए। मेक इन इंडिया के तहत PLI स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन में मुश्किलों के बीच महंगाई पर काबू पाने में भारत सफल रहा है। मौद्रिक नीति और वित्तीय नीतियों के सामंजस्य से महंगाई दर अब 4% से भी नीचे आ चुकी है। 2 अगस्त तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड $675 अरब पर पहुंच गया। साथ ही वित्तीय घाटा GDP के 4.9% और चालू खाता घाटा GDP के 0.7% के स्तर पर है। बीते 10 सालों में एक बात और भी साफ तौर पर नजर आई कि देश के विकास की धारा में सरकार और केंद्रीय बैंक RBI ने एक साथ मिलकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए। एक तरफ RBI ने महंगाई और विकास दर के बीच जबरदस्त संतुलन बनाने पर जोर दिया, तो पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर सुधारों के जो कदम उठाए उसने देश में निवेश और विकास की गाड़ी की रफ्तार को तेज धार देने में अहम भूमिका निभाई। यूपीए सरकार ने 17 सालों तक जिस GST पर सिर्फ उलझन की स्थिति को बनाए रखा, पीएम मोदी ने साल 2017 में इसे आजादी के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के रूप में न केवल पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू किया, बल्कि GST व्यवस्था में समय समय पर राज्यों के साथ मिलकर कारोबार को आसान बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए। इसी का नतीजा है कि आज देश में GST का औसतन मासिक संग्रह 1,75,000 करोड़ को पार कर गया है। आने वाले दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST व्यवस्था को और भी सरल बनाने के संकेत दिए हैं और इस मुद्दे पर बनी मंत्रियों का समूह जल्दी ही अपनी सिफारिशें GST काउंसिल में रख सकता है। It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. जहां एक और भारत ने अपनी नीतियों में निजी क्षेत्र पर भरोसा जताया, तो दूसरी ओर सार्वजनिक कंपनियों के प्रदर्शन पर भी खासा ध्यान दिया गया। 2023-24 में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का कुल मुनाफा 44% से ज्यादा बढ़कर 5.3 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। सरकार को इन कंपनियों की ओर से रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ का लाभांश भी जारी किया गया। कुल मिलाकर बीते 10 सालों में देश की आर्थिक सुधारों की नीतियों ने देश में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया, निवेश और विकास की रफ्तार में तेजी दर्ज की और आर्थिक मोर्चे पर ऐसे मजबूत बुनियाद का निर्माण किया जो देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर ले जाने में पूरी तरह से सक्षम नजर आता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और विकसित भारत के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर देश का फोकस रहा है बुनियादी ढांचे के निर्माण पर। देश के विकास दर में जो उछाल देखा गया उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देश में फिजिकल, सोशल और डिजिटल तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नीतियों के केंद्र में रखा गया।
विकसित भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे पर जो फोकस बीते कुछ सालों में नजर आ रहा है वो पहले कभी नहीं था। चाहे दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल बनाना हो या फिर चिनाब पर बना दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो या फिर वर्ल्ड क्लास रोड नेटवर्क, देश का मजबूत बुनियादी ढांचा नए भारत की नई पहचान है। बीते 10 सालों में नेशनल हाईवेज के नेटवर्क में 60% का उछाल दर्ज किया गया। नेशनल हाईवे के लिए दिए जाने वाले बजट में 5 गुने की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2014 में हाईवे निर्माण की रफ्तार रोजाना 12 किलोमीटर से बढ़कर अब 28 किलोमीटर को पार कर गई। देश के 99% गांवों को सड़क मार्ग के साथ जोड़ा जा चुका है। बीते 10 सालों में 3.74 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया गया। बीते 10 सालों में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 158 हो गई है। सागरमाला के 839 प्रोजेक्ट्स में करीब 5.8 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। बजट 2024 में बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ का आवंटन किया गया। 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार का लास्ट बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, 16 लाख करोड़। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपए था, 90,000 करोड़ रुपीस। 10 साल सरकार चलाने के बाद यानी 2014 में यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई थी, यानी 90,000 से 2 लाख करोड़। और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। भारतीय रेलवेज को भी अब देश के विकास का नया इंजन बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही हैं। देश के 94% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार और भी तेज होने जा रही है। रेलवे का फोकस हमेशा से लोअर इनकम, लोअर मिडिल और मिडिल इनकम, इन 3 सेगमेंट्स के लिए रेलवे का हमेशा से एब्सोल्युटली क्लियर फोकस रहा है। और इस फोकस में कहीं पर भी 1% भी बदलाव नहीं है। स्पेशल ड्राइव करके जनरल कोचेस का प्रोडक्शन 2500 कोचेस का प्रोडक्शन इस साल में कर रहे हैं और अभी रिसेंटली अप्रूवल हुआ है आने वाले साल के लिए 10,000 जनरल कोचेस का प्रोडक्शन। साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन जो कि पूरी तरह से नॉन एयर कंडीशनड है और 50 ट्रेन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और करीब 180 ट्रेन और उसी पाइपलाइन में, प्रोडक्शन की पाइपलाइन। ऊर्जा क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फोकस ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा पर है। नेशनल सोलर मिशन के तहत बीते 10 सालों में सोलर कैपेसिटी 20 गुना बढ़ी। हर घर सोलर रूफटॉप योजना ने सोलर सेक्टर में डिमांड को बढ़ावा दिया है। देश भर में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है, जिसमें से 100 पर काम पूरा हो चुका है। भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है और 2045 तक ऊर्जा जरूरतें दोगुनी होने जा रही हैं और इसलिए भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं विकसित भारत @2047।
हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप दिया गया है, उसमें सबसे अहम भूमिका होने जा रही है डिजिटल इंडिया की, जो लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में आज़ादी के बाद की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। 10 सालों के डिजिटल इंडिया के सफर ने भारत और इंडिया के बीच की खाई को कम किया है। आइए नजर डालते हैं डिजिटल इंडिया के इस सुहाने सफर पर, लेकिन इसके साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुलाई 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना ने देश के हर आम और खास के जीवन स्तर को सुधारने, देश के करोड़ों जनता के हाथों को और शक्तिशाली बनाने और हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में सबसे अहम योगदान दिया। भारत ने पूरी दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा नायाब मॉडल दिया जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। डिजिटल इंडिया अभियान ने हर काम के लिए लगने वाली लंबी लाइनों को ऑनलाइन कर दिया, कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में देश को संभाले रखा और सरकार की योजनाओं को जनता के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। आज देश में 130 करोड़ लोगों को आधार से डिजिटल पहचान मिली है। 82 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। गांव में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब शहरों से ज्यादा है। औसतन हर भारतीय महीने में 24 GB डेटा का उपयोग करता है। भारत में 1 GB डेटा दुनिया में सबसे सस्ता औसतन 10 रुपए के आसपास है। 2,10,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जा चुका है। 2012 और 2024 के बीच डिजिटल पेमेंट में 130 गुने की बढ़ोतरी हुई है और पूरी दुनिया का 46% डिजिटल पेमेंट अब भारत में हो रहा है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ हुई और विदेशी मेहमानों ने UPI के जरिए खरीदारी में दिलचस्पी दिखाई और कई देशों ने भारत के DPI में। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज भारत के UPI की वजह से आधुनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे भेजना आसान हुआ है। आज दुनिया भर में हमारे जो देशवासी रहते हैं, खास करके गल्फ के देशों में, वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं और उनको जो पहले खर्च होता था उसमें से बहुत कमी आ गई है। और इसके पीछे एक वजह ये डिजिटल रिवॉल्यूशन भी है। दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे टेक्नोलॉजी और हमारे इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को जानना समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारत दुनिया के चुनिंदा ऐसे देशों में शामिल है जिसका खुद का end-to-end 5G नेटवर्क है। साथ ही 6G तकनीक पर भी काम शुरू हो चुका है। कोविड महामारी के समय सप्लाई चेन में आए वैश्विक गतिरोध के बाद भारत ने अब आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद के सेमीकंडक्टर मिशन पर भी काम करना शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पर चिप मेकिंग के लिए देश ने स्पेशल PLI स्कीम की शुरुआत की है। सेमीकंडक्टर